हेलो चिल्ड्रन, आज हम अंग्रेजी ग्रामर के सिंथेसिस नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। विस्तार में जाने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सिंथेसिस का क्या अर्थ है और सिंथेसिस का प्रयोग अंग्रेजी ग्रामर के लिखने, पढ़ने एवं बोलने में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं। यहाँ हमने सिंथेसिस लिखा है और उसका हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है संश्लेषण। इसको सरल शब्द में कहें तो जोड़ना या मिलाना। संश्लेषण का मतलब जोड़ना या मिलाना। अब सवाल उठता है कि किसे जोड़ना है, किसे जोड़ा जाता है। और दूसरा सवाल है कि जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने से क्या बनता है, किन चीजों को जोड़ना है और जोड़ने के उपरांत ग्रामर में क्या बनेगा। तो इन दोनों सवालों का उत्तर जानने के लिए पहले हमें वाक्य के प्रकार जानना होगा। जब तक हम वाक्य के प्रकार नहीं जानते हैं या नहीं समझ पाते हैं, तब तक हम इसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो पहले हम वाक्य के प्रकार देखते हैं। वाक्य के प्रकार। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्दों का एक समूह होता है जिसमें शब्दों का क्रम एवं अर्थ निश्चित होता है। तो वाक्य के प्रकार काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि वाक्य के प्रकार दो आधार पर हैं। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। दो आधार से वाक्यों का विभाजन होता है। एक अर्थ के आधार पर मीनिंग और दूसरा रचना कंपोजिशन के आधार पर। तो पहले हम अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं उनको देखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्यों की संख्या 5 होती है। असर्टिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम प्रश्नवाचक कहते हैं। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। चौथा ऑप्टेटिव, हिंदी में इच्छाबोधक। और पांचवा एक्सक्लेमेटरी, हिंदी में इसे विस्मय बोधक या आश्चर्य बोधक कहते हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्यों की संख्या 4 है। पहला है सिंपल सेंटेंस, जिसे हिंदी में सरल वाक्य कहेंगे। दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे हम कठिन या जटिल वाक्य कहेंगे। तीसरा है कंपाउंड सेंटेंस, जिसे हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। और चौथा है मिक्स्ड।
सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम मिश्रित वाक्य कहेंगे। तो अब प्रश्न यह उठता है कि हम कैसे जानें कि कौन सा वाक्य किस आधार पर है। अर्थ के आधार वाले वाक्यों की पहचान क्या है और रचना के आधार वाले वाक्यों की पहचान क्या है। वाक्य होने के लिए कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया की अनिवार्यता आवश्यकता होती है। वाक्य होने के लिए एक कर्ता एक क्रिया अनिवार्य है। जब किसी वाक्य में एक कर्ता होता है एक क्रिया होता है तो वो वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य कहा जाता है। और जब किसी वाक्य में दो कर्ता या फिर दो क्रिया, दो कर्ता एक क्रिया, एक कर्ता दो क्रिया जब होंगे तो उस प्रकार का वाक्य रचना के आधार पर होगा। जैसे हिंदी में उदाहरण देके आप समझें कि राम कानपुर जाता है, श्याम कानपुर जाता है। जब हम कहते हैं राम कानपुर जाता है तो राम कर्ता हो गया, जाता क्रिया हो गई। यहां पर एक कर्ता एक क्रिया। और दूसरा वाक्य हमने कहा श्याम कानपुर जाता है, तो इसमें भी एक वाक्य एक क्रिया है। लेकिन जब इसी वाक्य इन दोनों वाक्यों को हम मिला करके रचना के आधार पर कहेंगे तो कहेंगे कि राम और श्याम कानपुर जाते हैं। तो जाना तो एक ही रहा, क्रिया एक ही है, परंतु यहां पर कर्ता दो हो गए, राम और श्याम। तो जब दो कर्ता होंगे दो क्रियाएं होंगी, या एक कर्ता होगा दो क्रियाएं होंगी, दो कर्ता होंगे एक क्रिया होगी, तो ऐसे वाक्य रचना के आधार पर होते हैं। अर्थ के आधार वाले वाक्यों की सिर्फ यही पहचान है कि एक ही कर्ता होना चाहिए, एक ही क्रिया होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और जब एक कर्ता होगा एक क्रिया होगी तो ऐसा वाक्य अर्थ के आधार पर होगा। अर्थ के आधार वाले वाक्यों को कम से कम दो वाक्यों को मिला करके रचना के आधार वाले वाक्य बनाया जाता है। इस प्रकार के जो 5 वाक्य हैं, यदि इनमें किसी दो वाक्यों को या दो से ज्यादा वाक्यों को मिला दिया जाता है तो रचना के आधार पर वाक्य हो जाता है। आप जानते हैं कि पुस्तकों में बोली जाने वाली अंग्रेजी में ज्यादातर सेंटेंस रचना के आधार पर होते हैं। और जब रचना के आधार वाले वाक्य में दो छोटे छोटे या दो से ज़्यादा छोटे छोटे अर्थ के आधार वाले वाक्य हो जाते हैं, तो यही अर्थ के आधार वाले वाक्य जब इनका हिस्सा बन जाते हैं तो जितने वाक्य होंगे अर्थ के आधार वाले, इसमें आकर के वो क्लाज बन जाएंगे। क्लाज का तात्पर्य होता है उपवाक्य, अर्थात अर्थ के आधार वाले वाक्य रचना के आधार वाले वाक्य में उपवाक्य कहे जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपने वाक्य के प्रकार जान लिए होंगे, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार वाले वाक्यों में एक कर्ता और एक क्रिया होती है, और रचना के आधार वाले वाक्यों में दो या दो से अधिक कर्ता या फिर दो या दो से अधिक क्रिया होना चाहिए। यही इन दोनों में फर्क है और यही इन दोनों की पहचान है। तो सबसे पहले हम
क्रम संख्या 1 में जो रचना के आधार वाला वाक्य है उसका अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि रचना के आधार वाले वाक्यों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसी अध्ययन को हम सिंथेसिस कहते हैं, जिसे हमने ऊपर लिख रखा है। जैसा कि हमने कहा कि हम सिंथेसिस का अध्ययन करेंगे, तो इसका तात्पर्य है कि हम रचना के आधार वाले वाक्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम अर्थ के आधार वाले वाक्यों की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम अर्थ के आधार वाले वाक्यों को नहीं जानेंगे तो रचना के आधार वाले वाक्यों को जानना आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले हम रचना के आधार वाले वाक्य सिंपल सेंटेंस का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस को बनाने के कौन कौन से तरीके हैं, किस तरह से सिंपल सेंटेंस बन सकता है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाए, यह जानने की कोशिश करेंगे। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में सरल वाक्य कहते हैं। नाम इसका सरल है, परंतु क्या वाकई यह बनाने में सरल है? बनाने में सरल है, परंतु उतना सरल नहीं है जितना इसका सरल नाम है। सिंपल सेंटेंस बनाने के तरीके यहां पर हमने लिखे हैं और इन तरीकों की संख्या 8 है। 8 तरीकों से सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। पहला तरीका है पार्टिसिपल, दूसरा है इन्फिनिटिव, तीसरा है प्रीपोजिशन बिफोर जिरंड और नाउन, नाउन या जिरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। चौथा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। पांचवा तरीका केस इन एपोजिशन। अगला है एडजेक्टिव, एडवर्ब और आठवां है एडवर्ब टू का प्रयोग करके भी हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस को 8 तरीकों से बनाया जाता है। अब इन प्रत्येक तरीकों को हम अलग अलग करके विस्तार से इनका अर्थ जानते हुए और उदाहरण के द्वारा समझने का और प्रयास करेंगे। पहला तरीका है पार्टिसिपल। जब हम पार्टिसिपल कहते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं। पार्टिसिपल किसे कहते हैं और ग्रामर में यह किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। पार्टिसिपल को ग्रामर में डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। जब हम कहते हैं डबल पार्ट ऑफ स्पीच, डबल माने दो, दोहरा, ये पार्टिसिपल दोहरा रोल अदा करता है।
इसलिए इसको हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 3 होती है। पहला है पार्टिसिपल, दूसरा है इन्फिनेटिव और तीसरा है जिरंड। जब आप डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं तो फिर आपको सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जानना होगा, क्योंकि जब तक आप सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जानेंगे तो सिंगल सिंगल मिला के डबल बनेगा। जब 2 सिंगल हो जाएंगे एक साथ तो डबल पार्ट ऑफ स्पीच बन जाएगा। तो यह भी जरूरी है कि हम जाने कि सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच किससे कहते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं। आपने सुना होगा नाउन, ये अंग्रेजी ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला हिस्सा है। प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, ये सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जब वर्ब, एडजेक्टिव या वर्ब, नाउन मिल करके एक नए शब्द बनाएंगे, जब 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन और वर्ब मिलेंगे तो जिसमें नाउन और वर्ब की विशेषता होगी वो शब्द डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे। और ये 3 शब्द होते हैं जिनमें नाउन वर्ब की या वर्ब एडजेक्टिव की खूबियां होती हैं, और इसीलिए इन 3 शब्दों को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन्हीं 3 शब्दों को हम नॉन फाइनाइट वर्ब के नाम से भी जानते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब अर्थात ऐसी वर्ब जो मुख्य वर्ब नहीं होती। अब मुख्य वर्ब कैसे नहीं होती? मुख्य वर्ब का तात्पर्य ऐसी वर्ब से होता है जो कर्ता के वचन से नियंत्रित होती हैं, और जो क्रिया कर्ता के वचन से नियंत्रित नहीं होती हैं उन्हें अनियंत्रित क्रिया कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर एक एग्जाम्पल हम लेंगे। राम गोes टू स्कूल टू रीड। और दूसरा बॉयज गो टू स्कूल टू रीड। इन दोनों एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि ये हमारा कर्ता है और ये हमारी क्रिया है। ये क्रिया इस कर्ता के वचन से नियंत्रित है, अर्थात कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की हो गई। इसमें एक क्रिया और आई है रीड। इस रीड नामक क्रिया पर राम का कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि ये बहुवचन की क्रिया है और राम एक वचन का है। राम का असर सिर्फ इस क्रिया पर है। तो जिस क्रिया पे कर्ता का वचन का असर होता है, जो क्रिया कर्ता के वचन के हिसाब से रहती है, उसे कहते हैं नियंत्रित क्रिया, फाइनाइट वर्ब अंग्रेजी में कहेंगे। और जो वचन कर्ता के वचन के हिसाब से नहीं रहती है, स्वतंत्र रहती है, उसे कहेंगे अनियंत्रित क्रिया। अब यहां देखेंगे बॉयस लिखा हुआ है और गो आया, ये बहुवचन का कर्ता है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की ही है। लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा।
यहाँ आप देख रहे हैं कर्ता एक वचन का है तो भी रीड है, कर्ता बहुवचन का है तो भी रीड है। कर्ता के वचन पर इन दोनों क्रियाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिन क्रियाओं पे कर्ता के वचन का फर्क नहीं पड़ता या जो क्रियाएं कर्ता के वचन के अनुसार नहीं रहती, कर्ता के वचन से अनियंत्रित रहती हैं, फ्री रहती हैं, उन्हें हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो ये क्रिया नॉन फाइनाइट है और ये क्रिया फाइनाइट है, और इसीलिए इसको हम डबल पार्ट ऑफ स्पीच में भी कहते हैं। यहाँ पर जो रीड आया है इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के रूप में आया है, और इन्फिनिटिव का या पार्टिसिपल का जिरंड का के ऊपर जो है कर्ता का के वचन का नियंत्रण नहीं होता है, और इसीलिए हम इनको नॉन फाइनाइट या डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। डबल पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ब भी है और साथ में एडजेक्टिव भी है। राम की विशेषता डाल रही है कि राम क्या करने जा रहा है, और इसलिए ये वर्ब प्लस एडजेक्टिव, तो दो पार्ट ऑफ स्पीच का रोल अदा कर रही है, वर्ब एडजेक्टिव का, इसलिए हम डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी इसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि पार्टिसिपल कैसे, पार्टिसिपल के द्वारा किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनाया जाए। जब हम पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाने की बात करते हैं तो फिर हमें पार्टिसिपल के बारे में जानना जरूरी है। जब तक हम किसी शब्द के बारे में जान नहीं लेते हैं, उसका मतलब नहीं जान लेते हैं, उसकी विशेषता नहीं जान लेते हैं, तब तक हमारे लिए वो शब्द मायने नहीं रखता है। यहां हम पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे। पहले प्रकार जानेंगे। पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। और सबसे पहले हम क्रमशः प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सेंटेंस बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा, परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा, क्रमशः हम एक एक करके सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल हम देखेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हिंदी में क्या अर्थ निकलता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी में क्या अर्थ निकलता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी में अर्थ निकलता है कर, करके, या फिर ते। किसी शब्द को 2 बार दोहराते हैं, जैसे करते करते, देखते देखते, आते आते, जाते जाते, खाते खाते, तो ये ते पुनरावृत्ति हो रहा है। और जिन हिंदी के शब्दों में ये जुड़े रहेंगे या उनके साथ आएंगे, वहाँ माना जाएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अंग्रेजी में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि आईएनजी जोड़ दिया जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे गो में आईएनजी जोड़ दिया जाए तो गोइंग हो जाएगा, और इस प्रकार से गोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। अगला नियम यह है कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम अर्थ के आधार के 2 वाक्य होने चाहिए। अर्थ के आधार वाले कम से कम 2 वाक्य होना चाहिए।
3 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम कम से कम की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना होगा कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम 2 वाक्य चाहिए जो अर्थ के आधार वाले होंगे। तीसरा कि जब 2 वाक्य होंगे तो एक वाक्य का कार्य पहले होना चाहिए और उसके बाद दूसरे वाक्य का कार्य होना चाहिए, यानी कि दोनों कार्य एक साथ नहीं होने चाहिए, दोनों वाक्यों के कार्य एक साथ नहीं होने चाहिए, एक कार्य पहले हो और दूसरा कार्य उसके बाद में हो। अगली इसकी विशेषता है कि दोनों वाक्यों के कर्ता समान होना चाहिए। कर्ता समान होने का मतलब है कि दोनों वाक्यों में एक ही नाउन या प्रोनाउन कर्ता हो। जैसे कहा जाए ही वेंट इनटू द गार्डन, ही प्लग्ड द फ्लावर। 2 सेंटेंस हमने यहां पर बनाए, वेंट इनटू द गार्डन, प्लग्ड द फ्लावर्स। दोनों में कर्ता ही आया है, इसलिए दोनों वाक्यों के कर्ता समान है। समान का तात्पर्य दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही नाउन या प्रोनाउन का होना चाहिए। या फिर यदि दोनों वाक्यों की कर्ता समान नहीं है तो पहले वाक्य का कर्म और दूसरे वाक्य का कर्ता समान होना चाहिए। जैसे कहा जाए आई सा ए मैन, ही वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड। ए मैन और ही वाज, ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए हैं और इसलिए यहां पर जो एग्जाम्पल हमने दिया, कर्म और कर्ता समान है। जब ये कंडीशन कोई 2 वाक्य पूरा करते हैं तो फिर हम एक सूत्र के माध्यम से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। सूत्र पहले जब कर्ता समान होंगे तो कैसे होगा? जब कर्ता समान होंगे तो पहले वाक्य की क्रिया प्रारंभ हमें कहां से करना है? पहले वाक्य की क्रिया से, अर्थात पहले वाक्य का कर्ता हमको हटाना है और कर्ता हटाते ही क्रिया आ जाएगी। तो क्रिया से प्रारंभ करेंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे। जैसे हमने कहा कि ही वेंट इनटू द गार्डन, तो यहां पर ही हटा देंगे, अब वेंट आया। वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है, तो वेंट में आईएनजी तो लगेगा नहीं क्योंकि वेंट सेकेंड फॉर्म है। आईएनजी हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में लगता है। तो पहले हम वेंट को गो करेंगे और गो में आईएनजी लगाएंगे, गोइंग। तो इसी तरह काम यहां करना होगा कि पहले वाक्य की क्रिया में जो भी क्रिया आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म बना लेंगे, फिर आईएनजी लिख देंगे। इसके बाद उस वाक्य का शेष भाग लिख लेंगे और कामा लगा देंगे। इसके बाद दूसरा पूरा वाक्य उतार देंगे। इसको हम आगे चलकर अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। और दूसरा सूत्र, जब कर्म व कर्ता समान हो, जब कर्म कर्ता समान हो तो दूसरा पूरा वाक्य और इसके बाद पहले वाक्य की क्रिया, पहले वाक्य की क्रिया, पहले वाक्य का तात्पर्य कि जो घटना पहले घटेगी वो पहला वाक्य माना जाएगा, जो घटना बाद में घटेगी वो दूसरा वाक्य माना जाएगा। तो यहां पहले आपको दूसरा वाक्य लिखना है और इसके बाद पहले वाक्य की क्रिया, अर्थात जो घटना जिस वाक्य में पहले घटना हुई है उसके वाक्य में आईएनजी लगाना है और उस वाक्य का शेष पार्ट उतारना है। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि किस प्रकार से हम इन नियमों को पूरा करते हैं। यहां हमने पहले से एग्जाम्पल लिखा हुआ है सेपरेट। सेपरेट का मतलब 2 छोटे छोटे वाक्य हैं जो अलग अलग हैं। सेपरेट माने अलग अलग। यहां लिखा है ही सा ए टाइगर, ही रैन अवे। यहां देख रहे हैं इन दोनों वाक्यों की कर्ता एक ही प्रोनाउन है, समान है।
इसमें लिखा है ही सा ए टाइगर, उसने एक शेर देखा, चीता देखा और वह भाग गया। पहले देखने का काम हुआ और देखने के बाद भागने का काम हुआ। दोनों काम एक साथ नहीं हुए कि देखता गया भागता गया। पहले देखने का काम हुआ और उसके बाद भागने का काम हुआ। तो एक काम पहले होना चाहिए और दूसरा काम उसके बाद होना चाहिए। दोनों के कर्ता समान होने चाहिए। तो यहाँ पर शर्तें मिल रही हैं। तो हमारा सूत्र कहता है कि जब दोनों वाक्यों के कर्ता समान हो तो हमें शुरुआत करना चाहिए क्रिया से, पहले वाक्य की क्रिया से। कर्ता हटा देंगे और कर्ता हटाते ही पहले वाक्य की क्रिया आ जाएगी। क्रिया को हम सेकेंड फॉर्म में पाते हैं और उसको हम फर्स्ट फॉर्म बना लेते हैं। तो सा का हम फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे तो सी हो जाएगा और फर्स्ट फॉर्म बनाने के बाद हमको आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया सीइंग। अब ये शेष वाक्य उतार देंगे ए टाइगर। फिर सूत्र में कामा लगाना है और शेष वाक्य को उतार देना है। ही रैन अवे। इस तरह से फुल स्टॉप लग गया। यहां पर ही कैपिटल था, लेकिन जब ये नए वाक्य का हिस्सा बन जाएगा तो स्मॉल हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस बन गया और जो वर्ब थी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल गई। प्रेजेंट पार्टिसिपल का तात्पर्य जैसा कि मैंने बताया है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया और प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा हमने सिंपल सेंटेंस बना लिया। अब हम दूसरा वाक्य एक और देखेंगे। सी ओपेंड द विंडो, सी लुक्ड आउट। दोनों वाक्यों की कर्ता फिर बराबर है, सी लिखे हैं। पहले खिड़की खोलने का काम हुआ, इसके बाद देखने का काम हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले देखने का काम हो और फिर खिड़की खोलने का काम हो। जब खिड़की खुलेगी तभी देखा जा सकता है। तो इसलिए एक काम पहले हुआ और दूसरा काम उसके बाद हुआ। तो ये शर्त पूरी होती है यहाँ पे। तो जब शर्त पूरी होती है तो हम कर्ता हटा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ओपन और फर्स्ट फॉर्म लिखते ही आईएनजी लगा देंगे, ओपनिंग। शेष वाक्य को उतार देंगे। द विंडो, कामा लगाएंगे और कामा लगाकर दूसरा पूरा वाक्य, ये दूसरा पूरा वाक्य उतार देंगे। और इस प्रकार से दूसरा भी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंपल सेंटेंस बना लिए। ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये वर्ब का काम करता है और साथ में सी की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये वर्ब और एडजेक्टिव है। इसी वजह से इसको हम डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम एक और उदाहरण लेंगे जिसमें कर्म और कर्ता समान हो। यहां पर आई सा ए मैन ऑन द रोड, ही वॉज स्टैंडिंग। इसमें पहले कौन सा काम हुआ है? आदमी को देखने का कि आदमी के सड़क पर खड़े होने का? आदमी पहले से सड़क में खड़ा था तभी देखा गया। यदि आदमी पहले से सड़क पे ना होता
तो देखा नहीं जा सकता था। अर्थात ये काम पहले हुआ और ये काम बाद में हुआ। आप देख रहे हैं कि ये कर्म है इस वाक्य का और ये कर्ता है। इन दोनों वाक्यों में कर्म और कर्ता समान है, क्योंकि इसका कर्ता आई है, इसका कर्ता ही है। ये दोनों अलग अलग हैं, ये समान नहीं। कर्म और कर्ता समान है। जब कर्म और कर्ता समान हो तो हमें पहले दूसरा वाक्य लिखना होता है। दूसरा वाक्य का तात्पर्य है कि जो वाक्य बाद में हुआ हो, तो बाद में ये वाक्य हुआ है, पहले ये वाक्य हुआ था। खड़ा होने का काम पहले हुआ था और देखने का काम बाद में हुआ। तो हमारे सूत्र में लिखा है कि जो काम बाद में हुआ हो उसे लिखेंगे हम। तो हम लिखेंगे आई सा ए मैन। अब हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया। ऑब्जेक्ट के बाद दूसरे वाक्य की क्रिया, दूसरे वाक्य की मुख्य क्रिया ये है, सहायक क्रिया नहीं, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया से हम दूसरा वाक्य लिखते हैं। तो यहां से लिखेंगे स्टैंडिंग। इस वाक्य के कुछ अन्य शब्द रह गए थे। अन्य शब्दों को दूसरे वाक्य का पार्ट लिखने के बाद लिखेंगे तो हो जाएगा ऑन द रोड। इस प्रकार हमने कर्म और कर्ता जिन दोनों वाक्यों के समान होते हैं उसको हमने सिंपल सेंटेंस बनाया। ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कर्म के बाद आया है। यदि कर्म कर्ता से पहले आता है तो इसका मतलब कर्ता कर्ता समान होंगे। यदि कर्म के बाद आता है तो इसका मतलब है कि कर्म और कर्ता समान होंगे।